हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल आर सर केमिस्ट्री कोच। हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल आर सर केमिस्ट्री कोच। आज स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स से, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम फिनिश अप करके छोड़ा था लास्ट वीडियो में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो आज बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आगे के चैप्टर की। देखिए, सबसे पहले आ गया हमारे पास में स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? बिल्कुल उन इंसानों की तरह से है जो कुछ कहते हैं और करते कुछ है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से है। लगता है कि ऑर्डर कुछ हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऑर्डर कुछ और ही रहा होता है। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, सपोज करो हमारे पास में एक एग्जांपल आ गया एक एस्टर का। सपोज करें ये एक एस्टर है, ठीक है, इथाइल इथेनोएट। इस इथाइल इथेनोएट में आपने जैसे इसकी हाइड्रोलाइसिस कराई, वाटर ऐड किया, इमीडिएटली क्या होगा? इसके एक पार्ट ने क्या प्रिपेयर कर देना है, CH3COOH, एंड दूसरे पार्ट ने क्या प्रिपेयर कर देना अपना C2H5OH। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जो ऑर्डर है इस रिएक्शन का 2 है। देखने में तो ऐसे लग रहा है कि जो ऑर्डर है इस रिएक्शन का वो कितना आने लग रहा है, 2 आने लग रहा है। बट एक्चुअल में जो इसका रिएक्शन का ऑर्डर आने लग रहा है हमारे पास में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो यानी ऐसे रिएक्शन जो ऐसा लगता है कि ऑर्डर कोई और होगा, ऐसी रिएक्शन जिनका लगता है कि ऑर्डर कुछ और होगा लेकिन एक्चुअल में फॉलो किसी और ऑर्डर को करती है, दे आर कॉल्ड एज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। उन्हें हमने क्या नाम देते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल में हमारे पास क्या आ गया, इथाइल इथेनोएट का एग्जांपल, जिसकी हम लोग क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। सिमिलरली एग्जांपल आ सकता है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर भी इसी का ही एग्जांपल है। केन शुगर क्या होता है, शुगर C12H22O11। जैसे आप इसकी हाइड्रोलाइसिस कराते हो वाटर ऐड करके, तो प्रोडक्ट में C6H12O6 के डबल मॉलिक्यूल बन जाएंगे। वन इज द ग्लूकोज, सेकंड इज द फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की वजह से मीठा होता है। तो इस चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। आई होप ये आप सबको क्लैरिफाई हो गया है। अब हम बात करेंगे कि देखिए, जो रेट ऑफ जो रिएक्शन है कि एक्चुअल में रिएक्शन आ ही किस तरह रही है, मतलब कोई ना कोई तो कारण होगा इन रिएक्शंस का जो हमारे पास में आने लग रही है। तो इन रिएक्शन का कारण जब हम लोगों ने ढूंढ के देखने की कोशिश की, तो एक थ्योरी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी हम लोग के सामने आई। उस थ्योरी का नाम था कोलिजन थ्योरी। The name of the topic is now collision theory. That is the next topic. Collision theory. देखिए, कोलिजन थ्योरी क्या करी है, कोलिजन की इंपॉर्टेंस क्यों बनी। सबसे पहले देखिए, आप दो एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए कि मान लीजिए दो लड़के हैं आपस में, या कोई दो गर्ल्स हैं आपस में, क्या कर रही हैं, लड़ाई कर रही हैं। लड़ते टाइम ऑब्वियसली एक दूसरे को टक्करे तो मारेंगे, ऑब्वियसली दूर से तो हाथापाई हो नहीं सकती, लड़ाई हो नहीं सकती। तो एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन के अंदर भी वही चीज है। हम लोग को अगर किसी चीज की केमिकल रिएक्शन करानी है तो फर्स्ट हमें उनकी क्या करानी है, कोलिजन। इसी चीज को जस्टिफाई करती है हम लोग की कोलिजन थ्योरी। देखिए, ऑब्वियसली बात है ना, जब टक्करे लगेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बॉन्ड टूटेंगे, है ना, बाल बूल टूटेंगे, बॉन्ड मान लेते हैं, बॉन्ड टूटेंगे, हाथ पांव टूटेंगे। तो ये सारी चीजें क्या बॉन्ड मान लेते हैं, तो बॉन्ड वहां पे ब्रेक होने लग रहे हैं। तो यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आगे कोलिजन थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब भाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी से क्या मीनिंग है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी से मतलब है कि भाई मान लीजिए ये आपके पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर रिएक्टेंट के ये मॉलिक्यूल है बहुत सारे। अब ये मॉलिक्यूल इससे कोलाइड कर रहा है, इससे कोलाइड कर रहा है, इससे कोलाइड कर रहा है। इसका मतलब है आपस में सभी के सभी क्या कर रहे हैं, कोलाइड करने लग रहे हैं। तो जब ये कोलाइड करने लग रहे हैं तो क्या पॉइंट आ रहा है, इसका नंबर ऑफ कोलिजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। भैया कितनी कोलिजन होने लग रही है एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट एरिया के अंदर। मान लीजिए यहाँ पे 10-5 लड़के लड़कियां खड़े हैं आपस में एक दूसरे में टकरे मार रहे हैं, भिड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो कितनी कोलिजन होने लग रही है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोलिजन हो रही है, लड़ाई हो रही है, ये कोई लड़ाई है। लड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि वहां पे पूरी जोरदार तरीके से हो रही है ना। तो क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूँ, देखिए जब वो आपस में कोलाइड करेंगे तो कोलिजन से क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वो काम आएगी एनर्जी किस चीज में, प्रोडक्ट बनाने में। अगर यही चीज मैं रिएक्टेंट पे मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करूं तो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो कोलिजन से क्या प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन अगर एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रही है तो उस एनर्जी का कोई भी हम लोग को बेनिफिट नहीं है, हम लोग को कोई भी बेनिफिट नहीं है।
तो इसीलिए जो कोलिजन थ्योरी कहती है कि कोलिजन हो लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए, कोलिजन मस्ट बी इफेक्टिव कोलिजन। अब पॉइंट यही है, इफेक्टिव कोलिजन होगा कैसे? इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए कंडीशन है, एक तो वहां पे एनर्जी बैरियर क्रॉस होना चाहिए, एक तो एनर्जी बैरियर क्रॉस होना चाहिए, और दूसरा क्या है, वहां पे ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसीलिए दूसरे का नाम भी हमने क्या बना दिया, ओरिएंटेशन बैरियर। तो एक हमारे पास आ गया एनर्जी बैरियर, सेकंड आ गया ओरिएंटेशन बैरियर। देखिए एनर्जी बैरियर ये कहता है कि भाई जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें तो कम से कम कोलिजन से इतनी एनर्जी तो प्रोड्यूस होनी चाहिए कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके। यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल के आपस से कोलिजन से प्रोड्यूस होती है, यानी टकरे लगने से। लेकिन वो कोलिजन थ्योरी क्या करी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी कम से कम इतनी तो हो जब टक्कर लगे कि बॉन्ड आपस में ब्रेक हो जाए, कम से कम इतनी एनर्जी तो प्रोड्यूस होनी चाहिए, है ना। जब इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो ऑब्वियसली वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही जल्दी एनर्जी बैरियर को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। वहीं पे बात करें ओरिएंटेशन बैरियर की, तो ओरिएंटेशन बैरियर क्या कह रहा है कि देखिए जब भी आप किसी पर्सन के साथ हैंडशेक करते हो, हाथ मिलाते हो, तो हाथ जो होते हैं प्रॉपर पोजीशन में मिलाते हो, यहाँ एक ये हाथ और एक हाथ, दोनों हैंडशेक होगी। लेकिन खुद सोचना, एक सामने वाले को आप ऐसे हैंडशेक कर रहे हो और दूसरा भी ऐसे कर रहा है हैंडशेक, दिस इज नॉट द पॉसिबल कंडीशन, दिस इज नॉट द प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो ऐसे में रिपल्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कहने की बात ये है, ओरिएंटेशन बैरियर क्या कह रहा है? ओरिएंटेशन बैरियर ये कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास NO2 के डबल मॉलिक्यूल हैं और आपस में कोलाइड करके N2O4 बना रहे हैं, लेकिन ये N2O4 बन कैसे रहा है? देखिए यहां मेरे पास N आ गया, यहां मेरे पास में डबल O आ गया, फिर मेरे पास N आ गया और डबल O आ गया। तो अगर हम देखें तो ये आपस में जब कोलाइड करेंगे तो दे कैन इफेक्टिवली फॉर्म द प्रोडक्ट N2O4, आराम से बनेगा इनका प्रोडक्ट। लेकिन तब क्या, अगर यही NO2 कुछ ऐसे कोलाइड कर रहे हैं, खुद चेक कीजिए, यही NO2 कुछ ऐसे कोलाइड कर रहे हैं तो क्या होगी? नो रिएक्शन। क्या आएगा यहाँ पे? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इस रिएक्शन में प्रॉपर आमने सामने की एक प्रॉपर कोलिजन होने लग रही है। तो इसकी वजह से वो ओरिएंटेशन बैरियर को क्या कर पा रहा है? क्रॉस कर पा रहा है। तो ओरिएंटेशन जरूरी है मॉलिक्यूल की प्रॉपर होना। तो इसी चीज में हमारे पास क्या आ जाते हैं कि कोलिजन थ्योरी अब क्या कह रही है? देखिए कोलिजन थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट जो हमें कहता है कि देयर मस्ट बी कोलिजन, देयर must be collision between reactant molecule। भाई अगर आपको प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है तो प्रोडक्ट प्रिपेयर करने में जो कोलिजन है ना रिएक्टेंट के बीच में, वो होना जरूरी है। क्योंकि अगर कोलिजन ही नहीं होगा तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी? जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट विल कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट? ठीक है, आगे पॉइंट क्या कहता है कि कोलिजन तो हो रही है लेकिन कुछ फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन इफेक्टिव, सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स आर इफेक्टिव। यानी सिर्फ कुछ एक कोलिजन ही इफेक्टिव होंगी, सारी कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो सकती, सिर्फ कुछ एक इफेक्टिव ही कोलिजन होगी, है ना। और इफेक्टिव कोलिजन क्या होती है? फॉर इफेक्टिव collision reactant molecules must cross orientation barrier as well as energy barrier। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोलिजन हो जो मैंडेटरी है, दूसरा सर्टेन फ्रैक्शन ही कोलिजन इफेक्टिव हो सकते हैं, और तीसरा इफेक्टिव कोलिजन वही होंगे जहां पे ओरिएंटेशन बैरियर और एनर्जी बैरियर दोनों क्या होंगे? क्रॉस होंगे। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी देखिए, जो हम लोग रेट, अगर याद हो, रेट जो कैलकुलेट करते थे वो कैसे कैलकुलेट करते थे? dr/dt या dr। उसी लड़ाई की हम लोग बात करने लग रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लें, मैं एक कार डिजाइन कर रहा हूं उसी युद्ध के लिए, उसी मतलब जो वॉर स्टार्ट हो रखी है उनके अंदर, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे सैनिक होते हैं मतलब जिनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, जिनका मोरल बहुत हाई है, मतलब अभी कहो अभी काट मारेंगे बस वॉर के अंदर, अभी गए और अभी आए, बस अभी काम खत्म हो जाएगा। यानी ये वो वाले सैनिक है, आपके जितने भी सोल्जर्स हाई एनर्जी वाले हैं ये वो वाले हैं।
कुछ होते हैं ऐसे मरियल से, हाँ भाई चल रहे हैं, शोल्डर डाउन है, खुद भी गिरे पड़े हैं, बस यूं है कि टाइम पास कर रहे हैं, लड़ाई में आगे रिटायरमेंट का पैसा लेना उनको मेन, उनको यहाँ मान लेते हैं जिनकी एनर्जी कम है। लेकिन अब देखिए किसी भी सेना के अंदर वो ज्यादा होते हैं जिनकी एनर्जी ना तो ज्यादा है और ना ही एनर्जी क्या है, कम है। तो ये सोल्जर है वो, यानी इनको मान लिया मैंने फ्रैक्शन। ये क्या आ गया मेरे पास में, फ्रैक्शन। तो यहाँ मेरे पास दो हिस्से आ गए, एक हिस्सा आ गया एनर्जी का और दूसरा हिस्सा आ गया फ्रैक्शंस का। तो जिनकी एनर्जी, जिन सोल्जर्स की एनर्जी हाई है वो तो कम है, कहते अभी देखो हम काट डालेंगे वहां पे जाके, और जिनकी एनर्जी कम है वो बहुत ही कम है उनके भी नंबर, लेकिन जो एवरेज वाले हैं वो ज्यादा है। अब मैंने क्या किया, एक लड़ाई के अंदर एक कंडीशन रख दी कि भाई मैंने उन सोल्जर्स को काटना है पहले जिनकी एनर्जी डाउन होगी लड़ाई के अंदर। मतलब मैंने उनको क्या किया, मतलब उनको एनर्जी दे दी। शाम के टाइम पे एनर्जी देने का मतलब है मैंने उनको टेम्परेचर दे दिया, यानी जिनकी एनर्जी डाउन थी उन सारों को मैंने भट्टी के आसपास का 10 राउंड मारो, और कल को अगर नहीं है तुम हाई एनर्जी रखोगे लड़ाई के अंदर तो तुम्हें इस भट्टी में डाल दूंगा। तो ऑब्वियस बात है। अब देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि जब उसने उनके जो भी मतलब हेड होता है उसने ये चीज बोली, तो भाई ये चीज तो पहले जो यहाँ पे आके मीट कर रही थी, अब वो तो जंप मार गई इधर। ऑब्वियस बात है, जंप मार गई, उनको पता है कि तुमने लड़ाई में नहीं मारे तो वहां भट्टी में डाल देंगे, तुम्हारी एनर्जी डाउन गई तो ऑब्वियसली। अब देखिए रिजल्टेंट चेक करो यहाँ पे, यानी हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स जो पहले कम थे, हाई एनर्जी वाले पार्टिकल बढ़ गए, तो ऑब्वियसली कोलिजन्स जो है वो इफेक्टिव होगी क्योंकि टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। तो यानी अगर पहले टेम्परेचर T था और बाद में मैंने 10 डिग्री सेल्सियस राइज किया तो एक मेरे पास K2 आ गया तब, और पहले जो मेरे पास में K1 था वो था सिर्फ T डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और अब आ गया मेरा T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, यानी दो टेम्परेचर आ गए मेरे पास में। हुआ क्या, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से ये टेम्परेचर T1 है और ये मेरा टेम्परेचर T2 है, और T2 की वैल्यू जो है वो T1 से क्या ज्यादा है। टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन क्या होगी, बढ़ गई। जिन पार्टिकल्स की एनर्जी थी वो भी बढ़ गई, टकराने की कोलिजन की फ्रीक्वेंसी वो भी बढ़ गई, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करके रखना बहुत जरूरी है, इसका मतलब है। तो यहां से टेम्परेचर का बड़ा इफेक्ट आया, तो यानी से क्या मैं टेम्परेचर क्वोशिएंट को भी कैलकुलेट कर सकता हूं यहां से। टेम्परेचर क्वोशिएंट क्या चीज है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो कितने पे आ रही है, T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, अपॉन में रेट ऑफ रिएक्शन मतलब K रेट कांस्टेंट T डिग्री सेल्सियस के ऊपर। जिन दोनों की वैल्यू आएगी उसे हम बोलते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट। देखिए कहा तो जनरली ये जाता है कि जैसे मैं 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा ना टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी ये जो टेम्परेचर क्वोशिएंट है, जो रिएक्शन क्वोशिएंट है, इसको कुछ बुक्स रिएक्शन क्वोशिएंट भी बोलती हैं, तो रिएक्शन क्वोशिएंट है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डबल हो जाती है विद राइज इन टेम्परेचर, जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। लेकिन फर्दर इफेक्ट जो है ना टेम्परेचर का, फर्दर इफेक्ट जो मेन इफेक्ट है जो टेम्परेचर की, भाई टेम्परेचर की वजह से क्या इफेक्ट आने लग रहे हैं, इस चीज को मेनली एक्सप्लेन कौन करने आ गया, अब यहाँ पे मेनली एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास आ गया अर्हीनियस। कौन आ गए, अर्हीनियस। अब बड़ी अच्छी एक एक्सप्लेनेशन देते हैं वो अर्हीनियस। अब क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं इस चीज को देखते हैं। देखिए इनका कहना यह है कि जैसे कोई टेम्परेचर होती है, रिएक्शन, तो रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट कभी भी नहीं होगी। देखिए उनका ये मानना है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है ना, अगर यहाँ आपका रिएक्टेंट है, यहाँ आपका रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक जाने के लिए हमेशा एक बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। अगर ये मैं प्रोसीड ऑफ रिएक्शन मान लूं, प्रोसीडिंग ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या होने लग रहा है कि रिएक्टेंट को जब प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना है तो चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बैरियर को क्रॉस करना है। और इस बैरियर, ये बैरियर ये वाला है। मान लीजिए यहाँ पे कोई XYZ एक पर्सन है, वो बेचारा अपने घर जा रहा है, पहाड़ के उस तरफ घर है। अब पहाड़ के उस तरफ घर है तो बेचारे XYZ को उधर जाना है, तो जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घर पे इस पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा। देखिए चढ़ने के लिए ही उसे एनर्जी लगानी है, नीचे उतरने में कोई एनर्जी लगानी है। ऊपर से जंप कर जाए, गिर जाए, धक्का दे दे, जो मर्जी हो जाए, लेकिन क्या होगा, अल्टीमेटली पहुंचना उसने वहीं पे। यानी जो मेन एनर्जी है वो यही है जिसकी वजह से रिएक्शन पूरी नहीं हो पा रही है, यानी ये बैरियर है एक तरह का। और इस बैरियर का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। क्या नाम है इसका, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर यानी कहने का इन शॉर्ट मीनिंग ये है कि रिएक्टेंट को अगर मुझे प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना है, रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना है तो आई हैव टू क्रॉस अ बैरियर।
और उस बैरियर का नाम क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। उस बैरियर को हम लोग क्या नाम देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। तो अब पॉइंट यहाँ दो चीजों में आ जाता है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है तो क्या उससे क्या ये कि देखिए दो तरह की रिएक्शन होती है, एक में तो कर्व बननी है इस तरह से, और दूसरे वाली जो रिएक्शन आ गई मेरे पास में उसमें कर्व बननी है इस तरह से, यानी पहले हीट एब्जॉर्ब होगी फिर इवॉल्व होगी। तो ये आ गई तुम्हारी कर्व एंडोथर्मिक की। अरे खुद देख लो ना एग्जांपल में, जब हमें खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए हम हीट करते जा रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब होती जा रही है, यहां तक पहुंच गई। उसके बाद एवोल्यूशन स्टार्ट होती है जब खाना बन गया, जैसे गरम गरम खाना हम लोग खाते हैं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बड़ा है। वहीं पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखिए बैरियर छोटा सा है, लेकिन जो हीट रिवॉल्व होगी, अब माचिस की तीली जलानी है ना, मैस्टिक को जैसे हम लोग बंद करेंगे, एट द सेम टाइम व्हाट वी हैव टू डू, हमने उसको स्टार्ट किया, जैसे आपने उसको स्टार्ट किया मतलब हीट किया, तो हीट करते हुए वो प्रोडक्ट के अंदर एनर्जी क्या होगी, इवॉल्व करना स्टार्ट करेगा। यानी कहने की बात ये है कि यहाँ आ गई एनर्जी और ये आ गया तुम्हारा प्रोसीडिंग ऑफ रिएक्शन, मतलब वही चीज, और यहाँ पे भी एनर्जी, और ये आगे तुम्हारी प्रोसीडिंग ऑफ रिएक्शन। यानी कहने की बात ये इनडायरेक्टली कि अगर मुझे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करना है तो मुझे एक बैरियर को क्रॉस करना ही पड़ेगा, और उस बैरियर का नाम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। टेम्परेचर बड़ा खास चीज करता है यहाँ पे काम, क्या काम करता है, टेम्परेचर कर रहा हूं, जो हमारे पास में कैटलिस्ट होता है यहाँ बड़ा अच्छा काम करता है। अब कैटलिस्ट क्या काम कर रहा है, देखिए कैटलिस्ट ये काम करने लग रहा है कि ये जो बैरियर है ना, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, कैटलिस्ट क्या करता है, इसको छोटा कर देता है। ये देखिए, यानी उस पर्सन को जब इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी है, और कोई बंदा पहाड़ को ही छोटा कर दे तो कितना अच्छा हो जाए, और फटाफट अपने घर पे पहुंच पाएगा। यानी इस पहाड़ को ही छोटा कर दे आराम से, यानी ये क्या आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर विदाउट कैटलिस्ट, बहुत ज्यादा बड़ा है, विदाउट कैटलिस्ट बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन ये क्या आ रहा है, विद कैटलिस्ट, ये वाला क्या आ रहा है, विद कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट के साथ आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए विदाउट कैटलिस्ट कितना ऊंचा है, और विद कैटलिस्ट देखिए कितना छोटा सा है। तो यानी एक्टिवेशन एनर्जी को मैं जितना कम करूंगा, रिएक्शन उतनी फास्टर क्या होगी, आगे डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अरेनियस जी ने इसके बड़े इफेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया। अरेनियस ने एक इक्वेशन दी, डेरिवेशन ऑल्दो सिलेबस में नहीं है तो क्या ध्यान देने की जरूरत है, a e raised to the power minus a upon r into में t. This equation is also known as the Arrhenius equation. Arrhenius equation. This equation is called as Arrhenius equation. Arrhenius जी ने हमें ये इक्वेशन जो है वो दी है, ठीक है। अब अरेनियस ने इसको फर्दर हम लोगों ने कैसे सोल्व करना है, देखिए इसमें दो तीन तरह के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, अभी दोनों तीनों की बात करेंगे। पहले यहां ध्यान देते हैं कि किस तरह से इसको सॉर्ट आउट करना है हम लोगों ने। मैंने क्या किया, अप्लाई नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, अप्लाई ln ऑन बोथ साइड, यानी मैंने क्या किया, नेचुरल लॉग को दोनों साइड के ऊपर क्या किया, अप्लाई कर दिया। जैसे मैंने नेचुरल लॉग को दोनों साइड पे अप्लाई किया तो ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a, अब ln फिर क्या आ गया, e रेज टू द पावर e अपॉन में rt, ये मेरे पास में नेट इक्वेशन आ गई। अब हमें एक चीज को पता है कि जो ln होता है, अब ln का एक नेचुरल एक नॉर्मल सा रूल है, ठीक है, जिसको मैं पहले भी आपको बताया था। तो क्या है नॉर्मल रूल के ln ऑफ a इंटू b आप कैसे लिख सकते हैं, ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b, सिंपल वन। तो जब मैंने इस चीज को यहाँ पे अप्लाई किया तो ln ऑफ k इज इक्वल टू क्या आ गया, ln ऑफ a प्लस में ln ऑफ e रेज टू द पावर माइनस ea अपॉन rt। अब जो एक्सपोनेंशियल होते हैं और ln होते हैं, दे आर इनवर्स टू ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स में होते हैं, इनवर्स रिलेशन में। जब वो इनवर्स रिलेशन में है तो ऑब्वियसली दे आर एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऑब्वियसली जब वैल्यू पुट करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट क्या बचा, ln ऑफ k ln ऑफ a माइनस में क्या आ गया मेरे पास में ea अपॉन rt। अब वी आर गोइंग टू अप्लाई द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ln इज इक्वल टू 2.303 ऑफ लॉग, 2.303 ऑफ लॉग, ठीक है, ये बोलता है। तो इस वैल्यू को जब मैंने यहाँ इक्वेशन में पुट किया तो क्या बन गया मेरे पास में 2.303 log of k, 2.303 log of a माइनस में, अब यहां तो कुछ है नहीं है तो ई ए अपॉन में r इंटू में टी कर दिया मैंने। अब देखिए जब हम यहां पहुंच गए हैं तो अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड पे 2.303 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। डिवाइड बोथ साइड बाय 2.303, मैंने दोनों साइड पे से इस नंबर के साथ में डिवाइड कर दिया
तो डिवीजन के बाद मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं सो दैट हम लोग स्पेस को प्रॉपर्ली कंज्यूम कर लें। ठीक है, अब देखिए जब मैंने इसको डिवाइड किया तो डिवीजन के बाद में नेट रिजल्ट मेरे पास में क्या आने लग रहा है, देखिए 2.303 log of k upon 2.303 is equal to 2.303 log of a upon में 2.303 माइनस ई ए अपॉन में r इंटू में t आ गया मेरे पास में। अब जब इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो ऑब्वियसली, और यहाँ पे भी डिवाइड किया है 2.303 r इंटू में t, ये भी कैंसिल। तो क्या बचा मेरे पास में, log of k इज इक्वल टू log of a माइनस ई ए, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 r इंटू में t। अब एक सोल्व करके मेरे पास में ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, जहां पे मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को अप्लाई कर सकता हूं, कैसे, देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस में c। अगर मैं देखूं तो y एक्सिस पे मैं क्या रख सकता हूं, y एक्सिस पे मेरे पास में आ गया log ऑफ k, जबकि x एक्सिस के ऊपर मेरे पास क्या आ रहा है 1 अपॉन में t, तो यहाँ आ गया 1 अपॉन में t। तो जब मैं इस कर्व को बनाने लगा, मेरी जो स्लोप है, देखिए स्लोप की वैल्यू आ रही है ये, और स्लोप की वैल्यू जो जा रही है स्ट्रेट लाइन में वो जा रही है नीचे, m मेरी स्लोप होती है, और ये क्या होता है c इंटरसेप्ट, यानी इंटरसेप्ट जो c है उस c की वैल्यू मेरे पास में आने लग रही है log ऑफ k, c की वैल्यू क्या आ रही है log ऑफ a, जबकि जो मेरे पास में स्लोप की वैल्यू आने लग रही है, यहाँ से स्लोप की जो वैल्यू आने लग रही है वो क्या आ रही है माइनस में ई ए अपॉन 2.303 r, 2.303 अपॉन में r विद नेगेटिव साइन, ये मेरी स्लोप आ गई। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि स्लोप जो है आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाने लग रही है। एक क्वेश्चन इससे भी रिलेट करके आता है और सेकंड क्वेश्चन इस इक्वेशन से भी रिलेट करता होता है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ से निकाल सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव्स में, सेकंड न्यूमेरिकल यहाँ से, और थर्ड न्यूमेरिकल यहाँ से। अब आ जाते हैं लास्ट टाइप के न्यूमेरिकल पे, जिसमें वो पूछ सकता है फोर्थ टाइप के न्यूमेरिकल पे। देखिए देखो, जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, रेट कांस्टेंट की अगर प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग को याद हो तो मैंने वहां बताया था दैट रेट कांस्टेंट क्या होता है, के, रेट कांस्टेंट के changes with change in temperature, with change in temperature। जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करेंगे रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होती चली जाएगी। अब इस इक्वेशन को यूज करते हैं, when temperature is equal to T1, जब टेम्परेचर T1 है तो K की वैल्यू क्या है K1, और जब टेम्परेचर क्या है T2 तो K की वैल्यू क्या है K2। ठीक है, इसको दो बार इक्वेशन में बना लेते हैं। देखिए जब मैं इसके लिए लिखता हूं तो log ऑफ K1 इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू में 1 अपॉन में T1। और जब मैं इस चीज को इस इक्वेशन के लिए लिखूंगा, इस वाले टेम्परेचर के लिए लिखूंगा, तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, log ऑफ K2 is equal to log of a minus e a upon 2.303 r into में 1 upon में t2। तो मेरे पास में दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन सॉरी 4 इक्वेशन आ गई, और ये इक्वेशन आ गई मेरे पास में नंबर 5। तो यहां से मैंने क्या किया, इक्वेशन 5 से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बड़ा आसान तरीका। देखिए तो मेरे पास में क्या बनेगा, log ऑफ k2 माइनस में log ऑफ k1, और यहां क्या आएगा log of a minus e a upon 2.303 r into में 1 upon t2। ठीक है, फिर एक ये आ गया, और इसमें से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाली इक्वेशन log of a माइनस में log of a माइनस में e a upon 2.303 r, और क्या आ गया साथ में 1 upon में t1। ठीक है, ये मेरे पास में एक पार्ट बन गया, ये मेरा दूसरी कर्व आ रही है पिछले वाली। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से ये कैंसिल हो जाएगा इजीली, log ऑफ k2। अब मैं यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ पहले, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी किया, log ऑफ a माइनस में log ऑफ b क्या बन जाएगा, log ऑफ a अपॉन में b। तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करता हूँ, क्या बचेगा मेरे पास में, log ऑफ k2 अपॉन में k1 इज इक्वल टू, कैंसिल हो चुका है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 r, यानी इस चीज को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, हाँ जी, तो ये माइनस में रह जाएगा। तो ई ए अपॉन में 2.303 r को मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, माइनस में 1 अपॉन t2, और उधर से यही चीज क्या बच रही है मेरे पास में 1 अपॉन में t1, इसको मैंने किस में रख लिया, प्लस में।
1 अपॉन में t1। कैसे आया प्लस में, देखिए ध्यान से, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे प्लस। तो यानी अब एक और न्यूमेरिकल के लिए मेरे पास इक्वेशन आ गई, log ऑफ k2 अपॉन में क्या आ गया k1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 r इंटू में 1 अपॉन में t1 माइनस में 1 अपॉन में t2। तो आप यहां से इस टाइप फोर्थ टाइप के जो न्यूमेरिकल होंगे अरेनियस पे, वो मैक्स टू मैक्स ये फोर टाइप बनती है, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए और चाहे सीबीएसई एग्जाम दीजिए, चाहे स्कूल एग्जाम दीजिए, मैक्सिमम ये बनेंगे। दे आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोर इक्वेशंस जिनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल पक्का पूछे जाते हैं। चलिए जी न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल 26 एंड 27 आर रिटन ऑन द बोर्ड एंड दी, मतलब ये जो न्यूमेरिकल है ये जनरली जो हमारे फर्स्ट फार्मूला और सेकंड फार्मूला उनके बेसिस पे है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट राइट डाउन द मेन इक्वेशन। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, देखिए मैं बहुत आसान ट्रिक से आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है। माइनस में 2a000 k अपॉन में t। अब आपने क्या करना है, ये आगे मेन क्वेश्चन के अंदर गिवन है और दूसरी आगे हमारी मेन इक्वेशन k इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर माइनस ea अपॉन में r इनटू में 1 बाय t। ठीक है जी। अब k से k तो कोई लेना देना नहीं है, यहाँ ये आ गई वैल्यू, यानी a की वैल्यू आ गई। एक बार कंपटीशन में भी आया था क्वेश्चन 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर। डायरेक्ट कंपैरिजन से आंसर निकालना है, कुछ नहीं करना। अब आपने क्या करना है, ये वाला पार्ट ब्लैक वाला और ये वाला ब्लू वाला पार्ट, इन दोनों को कंपेयर कर दो। कंपैरिजन करने का मतलब क्या है कि यहाँ जो मेरे पास वैल्यू आने लग रही है e रेज टू द पावर, मेरे पास जो पहले क्वेश्चन के अंदर ब्लू में है -2800 k अपॉन में t, फिर अपॉन में क्या रहा है e रेज टू द पावर माइनस ea अपॉन r इनटू में 1 अपॉन में t। एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल कैंसिल, e से ये भी कैंसिल, ठीक है जी, t से t कैंसिल। अब नाउ व्हाट इज द फाइनल आंसर, अगर जो मेरे पास बच रहा है 28000 k ea अपॉन में r, बस ये बच रहा है। अब r की वैल्यू क्या होती है, देखिए बच्चों थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, वो चीज रिकॉर्ड नहीं हो पाई। देखिए मैं यहाँ पे पहुंचा था, देखते हैं ध्यान से। तो क्या करना था, एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल कैंसिल, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल। तो ea अपॉन में r इनटू में 1 बाय t इज इक्वल टू 28000 k इनटू में 1 बाय t। ये कैंसिल हो गया। r की वैल्यू को हम इधर ले जाते हैं तो मैक्स चीज हमारे पास में क्या आ गई, ea इज इक्वल टू 28000 इनटू में क्या आ जाएगा r की वैल्यू क्या है 8.314 और इनटू में क्या है k की कोई चीज यहाँ पे आपको नहीं करना है क्योंकि k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, हमें इसकी यहाँ कोई भी खास वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो जो मेरे पास में आंसर आने लग रहे हैं यहाँ से पूरा मल्टीप्लाई करके 232, जस्ट अ सेकंड आई हैव रिटन द आंसर 232792 जूल, ये मेरे पास में आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है, जूल मोल इनवर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई कि एक्टिवेशन एनर्जी। आई होप इट इज क्लियर कि हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए मैं सारे के सारे वो न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा जो अरेनियस इक्वेशंस है और पेपर के अंदर आते आते हैं और कंपटीशन के अंदर, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये इक्वेशन है, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी। वही सेम चीज मुझे यहाँ पे भी दोहरानी है, कुछ अलग नहीं करने वाला हूं मैं। क्या करना है, देखिए कि भाई जो मेरे पास में इक्वेशन है log ऑफ k इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 अपॉन में k अपॉन में t। अब जो मेरी मेन इक्वेशन है यहाँ पे वो क्या है, log ऑफ k इज इक्वल टू क्या है, log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस ea अपॉन 2.303 r इंटू में 1 अपॉन में t। ये आ गया मेरे पास में। अब अगर मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूं यानी इक्वेट कर दूं तो अब log ऑफ k, देखिए यहाँ आ गई वैल्यू log ऑफ a की। देखिए एक बार नीट के अंदर आई डोंट नो व्हिच ईयर दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन के a की वैल्यू क्या है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना, log ऑफ a इज इक्वल टू 14.34, आपको a की वैल्यू निकालनी है। a क्या आएगा, एंटी लॉग, a क्या आएगा, एंटी लॉग ऑफ 14.34। तो आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू को निकाल सकते हो, आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं क्या कंपेयर करने वाला हूं, मैं इस चीज को कंपेयर करूंगा इन दोनों को। जैसे मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो कंपैरिजन से देखिए 1 माइनस में 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 k अपॉन में t। अब इसके सामने मैं यही चीज ले आऊंगा कंपैरिजन में ea अपॉन 2.303 r इंटू में 1 बाय में t। तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा और इस वैल्यू को मैं वहां उठा के ले जाऊंगा 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 4
इंटू में k इंटू में 2.303 इंटू में r की वैल्यू होती है 8.314 और ये आ गया E। जब मैं एक्टिवेशन एनर्जी की पूरी वैल्यू को यहाँ पे सोल्व करता हूँ तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आने लग रहा है वो आने लग रहा है 239.4 किलो जूल पर मोल के आसपास। देखिए जो आंसर है वो आपका आंसर आएगा जूल्स के अंदर, आपने सिर्फ 1000 से डिवाइड करके डायरेक्ट किलो जूल में चेंज कर लेना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, अभी अगला हाफ भी बाकी। एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा भाई जब हाफ लाइफ की वैल्यू ये है। तो ये तो बड़ा अलग सा क्वेश्चन है, तो कैसे करना देखिए। तो मैं कैसे करूंगा, लॉग सॉरी इसके लिए मैं इक्वेशन लगाऊंगा टी हाफ वाली। टी हाफ की जो इक्वेशन थी उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों ने इसको कवर किया था। 0.693 अपॉन में क्या आएगा टी हाफ, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में जो टी हाफ की वैल्यू है 256 है, इनटू में मैंने 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज किया। क्यों किया, क्योंकि मुझे आंसर यहाँ पे किलो जूल पर मोल या फिर जूल पर मोल के अंदर कैलकुलेट करना है, तो टाइम शुड बी इन सेकंड्स, ठीक है। जब मैंने यहाँ से पूरी वैल्यू को कैलकुलेट किया तो जो k की मेरे पास में वैल्यू आई है वो वैल्यू आ रही है 4.51 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5, ये आ गई मेरी k की वैल्यू। लेकिन इसने नेक्स्ट पार्ट में ये पूछा कि टेम्परेचर निकालो। भाई मुझे k से मतलब नहीं है, टेम्परेचर चाहिए। अब टेम्परेचर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला है log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस EA अपॉन 2.303 r इंटू में 1 अपॉन में t। log ऑफ k की वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। k की वैल्यू कितनी आई हमारी 4.51 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 इज इक्वल टू log ऑफ a। log ऑफ a ऑलरेडी गिवन है 14.34 माइनस में, देखिए अब ध्यान से, अब ये वैल्यू पुट करते हैं 1.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 इंटू में k की वैल्यू कुछ नहीं है 1 कंसीडर कर लीजिए एंड 1 अपॉन में t। तो पूरी इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर की यहाँ वैल्यू आएगी वो आएगी 669 केल्विन के अराउंड आपकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। अगर लोग कैलकुलेट करने में डाउट है तो मैंने एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर में डाल दूंगा, वीडियो ऑलरेडी है, तो आप वहां से लोग की वैल्यू को आप देख पाएंगे। तो अब आई होप दोनों न्यूमेरिकल क्लियर है कि किस तरह से सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स पे। चलिए अब न्यूमेरिकल नंबर 28 के ऊपर मूव करते हैं एनसीईआरटी बुक के। तो क्या कह रहा है देखिए, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए प्रोडक्ट हैज k वैल्यू दिस वन, ठीक है। k की वैल्यू हम लोग को प्रोवाइड की है न्यूमेरिकल के अंदर 4.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 सेकेंड इनवर्स एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर की वैल्यू भी आ गई 10 प्लस में 273 केल्विन, कितना बन गया 283 केल्विन। हैज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दिस मच, यानी EA की जो वैल्यू आ रही है वो क्या रही है 60 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 3 जूल मोल इनवर्स। एट व्हाट टेम्परेचर वुड k be this much, यानी जो k की वैल्यू है यहाँ इस टेम्परेचर पे कब रहेगी, मतलब कि अगर ये मेरा k1 है तो k2 की वैल्यू क्या आ रही है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 सेकेंड इनवर्स। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। यानी मेरे पास डबल रेट कांस्टेंट गिवन है, तो मुझे एक लास्ट इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 4 मैंने ड्राइव की थी वो वाली आपने यूज करनी है। क्या था फॉर्मूला, log ऑफ k2 अपॉन में k1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू में 1 अपॉन में T1 माइनस में 1 अपॉन में T2। देखिए आप इसको इक्वेशन को डायरेक्ट यूज करें तो log ऑफ K2, चलिए पुट करते हैं वैल्यू log ऑफ K2 log ऑफ K2 की वैल्यू 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको लिख देता हूँ 15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 ताकि मेरे लिए कैलकुलेशन इजी रहे। और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास में 4.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, कैंसिल इजी हो पाएंगे, ठीक है। अब बचा गया EA गिवन है 60 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 कर लेते हैं ताकि मैं R की वैल्यू, देखिए अगर ये यूनिट्स में किलो जूल को आप जूल में चेंज करो तो आपकी R की वैल्यू 8.314 हो जाएगी। ये ध्यान रखना है न्यूमेरिकल करते टाइम पर। तो EA अपॉन में क्या आ गया 2.303, R की वैल्यू है 8.314 इनटू में 1 अपॉन में। देखिए अब खास बात क्या है, K2 का टेम्परेचर इसने मुझसे पूछा है और T1 का टेम्परेचर मेरे पास गिवन है 283 केल्विन माइनस में क्या आ गया T2। तो यानी मुझे किस चीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अल्टीमेटली T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए जी अब इस न्यूमेरिकल में इन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, ये कैंसिल करेंगे तो 3.33 आ जाएगा। तो नेट क्या बचा मेरे पास में log ऑफ 3.33 इंटू में यहाँ से हाँ
इस पूरे वैल्यू को हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो पूरा मैंने कैलकुलेट किया था 0.6 के अराउंड, इसको डिवाइड करके मेरे पास में आंसर आया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 अपॉन में कितना आ गया 283, तो मैं ऐसा करता हूँ T2 माइनस में 283 अपॉन में 283 T2। ठीक है, एलसीएम लेके इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब log ऑफ 3.33 जब मैं सारे कितने आती है वैल्यू 0.5228 के अराउंड आ जाएगी, अपॉन में इसके ये ले आते हैं 3133.6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा T2 माइनस में 283 अपॉन में क्या आ गया 283 इंटू में T2। जब मैं यहाँ से T2 की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो इट कम्स अराउंड 297.02 केल्विन के आसपास आएगा आंसर। तो ये आगे मेरी T2 की वैल्यू, आपकी मर्जी, आप इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना चाहते हैं तो 297.02 इंटू माइनस में 270 माइनस में कर दीजिए आप डिग्री सेल्सियस में, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो टेम्परेचर जो हमारा T2 है। आई होप ये वाला न्यूमेरिकल भी क्लियर है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल की तरफ, देखते हैं उसमें क्या चल रहा है। अब देखिए, अब इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सोल्व करते हैं। कहते हैं द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन। देखिए टेम्परेचर 1 प्रोवाइड हम लोग को किया गया है वो है 298 केल्विन, लेकिन यह खास बात है टाइम रिक्वायर्ड बोला 10% के लिए, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक यूज करने वाला हूँ K1 के लिए। कैसे 2.303 अपॉन में T log ऑफ R0 अपॉन में R। ठीक है, वहीं पे अब देखिए अब 10% क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है ना। जब 10% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 90%। याद रखना मैंने उस टाइम पे भी न्यूमेरिकल्स कराते टाइम बताया था कि जो बचता है उसी वैल्यू को पुट करना है। तो 2.303 अपॉन में T नहीं हमें पता है तो इसको K1 मान लेते हैं, log ऑफ R0 की वैल्यू क्या है 100% है, तो बचा क्या 90। ये बहुत सिंपल सा तरीका, आप इसे कर सकते हैं इसीलिए। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं इसका सेकंड हाफ भी है 25% के लिए, यानी इस टाइम दोनों का क्या है, द फर्स्ट ऑर्डर के लिए 298 पे जो टाइम चाहिए इज इक्वल टू द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25%, यानी ये जो मेरा टाइम है ये 10% का है और यहीं पे जो मैं नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट कर रहा हूं वो है 25% के लिए। 10% क्या हो गया 25% हो गया, तो 2.303 अपॉन में क्या आ गया K2 log ऑफ 100 अपॉन में क्या आ गया 25% कंज्यूम हो गया तो बचा गया है आपका 75। तो जब मैं इस वैल्यू को, अब इसने क्या बोला टाइम दोनों के इक्वल है, तो मैं जो T 10% है, जो टाइम 10% के लिए है वही टाइम 25% के लिए भी है, तो दोनों को कंपेयर कर देते हैं। जब कंपेयर किया तो 2.303 अपॉन में क्या आ गया K1 log ऑफ, अब देखिए 90 अपॉन में 100 किया तो 1.11 और 1.11 की जब मैंने लॉग की वैल्यू और ये सारी चीजें जब मैंने पुट की तो यहां से सॉल्व करके पूरी की पूरी इक्वेशन मेरे पास में जो आने लग रही है, चलो दूसरे तरीके से करते हैं, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 है मेरी, इक्वेशन 2 आ गया, दोनों का टाइम इक्वल है, तो 2.303 अपॉन में क्या आ गया K1 log ऑफ क्या आ गया 100 अपॉन 90, इनको डिवाइड नहीं करते यहाँ। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया 2.303 अपॉन में K2 log ऑफ क्या आ गया 100 अपॉन में मेरे पास क्या आ गया 75। अब ये तो दोनों कैंसिल हो गए, तो K2 को उठा के मैं इधर ले आता हूँ। जब K2 को उठा के इधर लाऊंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा K2 अपॉन में K1 आ गया यहां से। ठीक है, और इसको उठा के इधर ले जाओ तो मेरे पास में क्या बचेगा log ऑफ 100 अपॉन 75 अपॉन में log ऑफ 100 अपॉन में क्या आ गया मेरे पास में 90। देखिए अब मेरे लिए सॉल्व करना कितना आसान हो गया। यहां से जब मैंने यहां से सारी की सारी वैल्यूज को पुट किया, डिवाइड किया लॉग वगैरह की जो वैल्यू पुट करके, तो मेरे पास में जो आंसर आएगा डिवीजन के बाद में आ गया 2.73, यानी K2 अपॉन में K1 आ गया मेरे पास में 2.73। अब लेकिन क्वेश्चन में मुझे एक्टिवेशन एनर्जी निकालने को बोला और K की वैल्यू बोला है 318 केल्विन के ऊपर। पहले इनको देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे निकालना है। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला था क्या था, log ऑफ K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू में 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ नहीं कि मेरे पास में log आने लग रहा है किसका 2.73 का यहाँ पे,
log of 2.73 EA अपॉन में 2.303, R की वैल्यू में 8.314 ले रहा हूँ ताकि जो मेरा आंसर है वो आए जूल्स के अंदर। मूव करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। एनसीईआरटी बुक है वो क्या है, कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन गेट क्वाड्रपल। क्वाड्रपल मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो K1 है वो 4 टाइम्स हो गया K2 के अंदर चेंज, यानी K2 अपॉन में K1 सॉरी K2 की जो वैल्यू है 4 टाइम्स हो गया K1 के, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। आगे व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम दिस वन, यानी टेम्परेचर भी दे रहा है 293 और टेम्परेचर भी दे रहा है दूसरा टेम्परेचर 313 केल्विन। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी EA की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है एंड अज्यूमिंग दैट द रेट डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। चलिए EA निकालना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इतने क्वेश्चन करने के बाद में log ऑफ K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू में 1 अपॉन में T1 माइनस में 1 अपॉन में T2। तो आप इस न्यूमेरिकल को चलिए जी करते हैं स्टार्ट। log ऑफ K2 अपॉन K1 जिसकी वैल्यू हमें कितनी प्रोवाइड की गई है 4, EA की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है 2.303, R की वैल्यू 8.314 ताकि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो जॉल्स में आए, इंटू में 1 अपॉन में T1 की वैल्यू है 293 और T2 की वैल्यू है 313 केल्विन। चलो इनका एलसीएम ले लेते हैं। log ऑफ 4 की वैल्यू होती है 0.6020, EA अपॉन में 2.303 इंटू में 8.314 इंटू में क्या आ जाएगा 313 माइनस 293 अपॉन 293 इंटू 313। जब वैल्यू को पुट किया गया तो 0.6020 इंटू में 2.303 इंटू में 8.314 इंटू 293 इंटू 313 और डिवाइडेड बाय कितना बचता है 20 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए जी आप इस न्यूमेरिकल के पूरी कैलकुलेशन करके चैट बॉक्स में डालिए नीचे, देखते हैं कि आप लोगों में से कितने आंसर सही आते हैं कैलकुलेशंस में, चेक हो जाएगा साथ साथ। एंड अगर आपको वीडियो से कंसेप्ट अच्छे से क्लैरिफाई हुए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।